देखिए बहुत सारे लोग अभी तक खबरें चला रहे थे कि खेला होगा, पर असल में 5वें चरण में खेला हो चुका है। सामंतवाद के आधार पर रोहिणी आचार्य जीत सकती हैं। कुल मिलाकर चिराग हाजीपुर अभी जीत रहे हैं, ऐसी तस्वीर साफ है। जीतने में शक नहीं है चिराग पासवान को, जो वहाँ का समीकरण है उसका चिराग पासवान की जीत में कोई शक नहीं। मुजफ्फरपुर से फिलहाल बीजेपी के लिए जीत की संभावना दिख रही है। 20-19 का जीत रही है। चलिए बीजेपी जीत रही है, सीतामढ़ी से बीजेपी जीत रही है, ये बाजी लगा सकते हैं लोग। इस बार भी 2 लाख से ज्यादा का मार्जिन रहेगा, बीजेपी जीतेगी। हाँ, बताया है कि बढ़त में यहाँ पूरी तरह से बीजेपी है। हाँ, यहाँ सारण लोकसभा फंसी हुई है क्योंकि यहाँ पर रोहिणी आचार्य मैदान में है। बिहार में 5वें चरण में खेला हो गया है। देखिए बहुत सारे लोग अभी तक खबरें चला रहे थे कि खेला होगा, पर असल में 5वें चरण में खेला हो चुका है और बहुत सारे जो राजनीतिक दल हैं, सभी पार्टियों का अपना अपना गणित है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन हमारा जो सर्वे निकल कर सामने आया है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। देखिए जो हॉट सीट है हाजीपुर और सारण, सबसे पहले हम इनके बारे में बताएंगे कि यहाँ क्या वोटों का उलटफेर हो रहा है। इसके लिए प्रदीप सर हमारे साथ है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप राजनीति के विश्लेषक हैं, लगातार हमारे साथ जुड़ते रहते हैं सर। तो सर आज चुनाव पर हम लोग चर्चा करेंगे, जरा खुलकर हमारे दर्शकों को बताइए कि जो 5 सीटों में से जो 2 हॉट सीट है, सबसे पहले शुरुआत उन्हीं से करिए। सारण से हम चाहते हैं आप शुरुआत करिए। रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी के सामने क्या आपको लग रहा है कि उनको कितना वोट पड़ा होगा, जीत कौन रहा है, फाइनल बताइए। अब देखिए जीत हार का फैसला तो 4 तारीख को मालूम होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव में मतदान जिस आधार पे हो रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए, तो फिर आपको समझ में आएगा परिणाम क्या होगा। परिणाम क्या निकल रहा है? चुनाव का आधार इस बार वही है जो 2014 में था। मैं 2019 से इस चुनाव को तुलना नहीं करूंगा, मैं तुलना करूंगा इस चुनाव को 2014 से। 2014 में राजीव प्रताप रूडी लड़ रहे थे राबड़ी देवी से, और जिस प्रकार का एक उत्तेजना क्रिएट करने का प्रयास राजद की तरफ से, लालू प्रसाद की तरफ से 2014 में किया गया था राबड़ी देवी के लिए, उसी प्रकार से लालू परिवार के लिए इस बार रोहिणी आचार्य के लिए किया जा रहा है। मैं आज सुन रहा था एक चैनल पे कि रोहिणी आचार्य अपने आप को श्रवण पुत्री के रूप में पेश कर रही थी। अच्छा, ठीक है कि श्रवण कुमार नहीं, मैं श्रवण पुत्री हूँ। क्यों श्रवण पुत्री? इसलिए है कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दान दिया। सही है, पिता को बेटी द्वारा दान देना, बेटा को पिता द्वारा कुछ देना, ये तो पारिवारिक मामला है। इससे बिहार की जनता को क्या मतलब है? इससे सारण की जनता को क्या मतलब है? भाई आपने पिता की जान बचाई है, बिहार की जान थोड़े बचाई है। बिहार तो आपको इसलिए याद करेगा कि आपके ही शादी के दिन पटना में कई कार के शोरूम को लूट लिया गया था। आपको बिहार इसलिए याद करेगा रोहिणी आचार्य कि उसी दिन पटना में कई फर्नीचर के शोरूम से सोफा उठा लिए गए थे। आपको इसलिए याद करेगा रोहिणी आचार्य बिहार कि वो आपकी शादी में अरबों रुपया खर्च किया गया था बिहार की गरीब जनता का। आपको बिहार की जनता रोहिणी आचार्य इसलिए याद करेगी कि आपके घर से आपकी माताजी के द्वारा, आपके पिताजी के द्वारा आपकी छपरा की ही एक बेटी ऐश्वर्या राय को घर से बाहर निकाल के दिया गया था। यादव की ही बेटी थी, और बिहार के प्रथम यादव मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती को आपकी ही मां ने उसे घर से निकाला था मारपीट करके। और सर सबसे बड़ी बात है कि ये बातें जो है चुनाव में लोग भूले नहीं है। राजद ने बहुत कोशिश की कि जो किडनी वाला मुद्दा था उसको बनाया जाए। जनता को सब कुछ याद रहता है, जनता बोलती नहीं है। जनता जब मतदान केंद्र में जाती है ना, तब वो बताती है। कुल मिलाकर ये तय हो चुका है कि रोहिणी आचार्य का जो किडनी वाला मुद्दा था उसको बहुत कोशिश की गई कि उस पर जो वोट लोगों का एक कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरा जाए, लेकिन आज की सहानुभूति भले कोशिश की राजद ने बटोरने की, लेकिन पिछला दौर लोग नहीं भूले हैं और इसी आधार पे सारण लोकसभा में वोट पड़ा है। और कहा जा सकता है बहुत सारे लोग तो बेवकूफ बनते ही हैं, ऐसा थोड़े नहीं बनते हैं। मतदान प्रतिशत ज्यादा उसी का होगा ना सर। पिछला चीज लोग भूल लेंगे इतनी आसानी से, या पिछला दौर लोग वापस लाना चाहेंगे? तो सारण में आप क्या लग रहा है जीतने का अगर हम आंकड़ा देखें तो परसेंटेज के हिसाब से नरेंद्र मोदी की जो लहर है सब मिलाकर अगर देखें तो खुले तौर पर आप देख सकते हैं कि टक्कर तो रोहिणी आचार्य ने दी। नहीं, मैं इस बात का अनुमान नहीं लगा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ठीक है, क्योंकि अगर इस प्रकार का
कोई भी राजनेता हो अगर इस प्रकार का काम करता है, उसके बाद भी उसे एहसास होता है कि अपने परिवार से 4-4, 5-5 व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार बना दे, तो मुझे तो बिहार की गरीब जनता की समझ पे तरस आता है। लोग झूठों का ढोल पीटते हैं कि बिहार लोकतंत्र का सबसे पुराना जन्मदाता रहा है, वैशाली। अरे बिहार कुछ नहीं है यार। इसका मतलब अगर समझदार जनता है, अगर हम इस तरह नहीं से है, देखें। जनता समझदार नहीं है, जनता जिता भी सकती है, मैं तो बता रहा हूँ। अच्छा, जनता भूल कर जिता सकती है। तो कुल मिलाकर सारण लोकसभा में रोहिणी आचार्य भी जीत सकती हैं अगर लोगों ने पुरानी बातों को भूलकर ये किडनी वाला फैक्टर उठा लिया होगा। बिहार की जनता सबसे बड़ी, पूरे देश भर में सबसे बड़ी सामंतवादी है। सामंतवादी है। हाँ। और सामंतवाद के आधार पर रोहिणी आचार्य जीत सकती हैं। निश्चित रूप से आज भी बिहार की गरीब जनता को लगता है कि राबड़ी देवी के कोख से ही कोई रानी या राजा पैदा लेगा। अच्छा, तो जब तक ये बिहार की जनता सोचती रहेगी कि किसी रामविलास पासवान के बेटा को ही पासवान नेता माने, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। तब तक चीजें नहीं बदलेगी, बिल्कुल। चाहे वो किसी भी गठबंधन में हो। सर, हाजीपुर पे ही चर्चा कर लेते। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का आपने जिक्र किया है, तो बार बार चिराग पासवान ने खुद को उनका राजनीतिक वारिस घोषित करके कहीं ना कहीं एक तरह से परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। हाँ, वो ये जरूर कह सकते थे चिराग पासवान कि मेरे पिता ने जितनी शिद्दत से लोगों के लिए काम किया, मैं उससे कहीं आगे बढ़कर लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ और इसीलिए आना चाहता हूँ राजनीति में, ना कि विरासत शब्द जोड़ते। क्या आपको लगता है जो जनता थी वो तो चिराग से काफी कन्विंस दिख रही है? देखिए, हम लोगों के बीच में जा रहे थे तो लोगों ने तो कहा कि भाई रामविलास ने तो यहाँ काफी काम किया है, तो उनके बेटा को उसी आधार पे देंगे हम वोट। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए इस हाँ। मुद्दे पर मैं बताऊं। देखिए, चिराग पासवान को आप 2 रूप में देखिए इस चुनाव में। ठीक है, एक तो देखिए कि सबसे पहला कि रामविलास पासवान का बेटा होने के नाते चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है, दूसरा, उसके अलावा चिराग पासवान की का कोई राजनीति में योगदान नहीं है कि रामविलास पासवान का वो बेटा है। अच्छा, ठीक है, नंबर 1। अगर तो इस बार जब उनको मौका मिला, उनके परिवार के लोग, चाचा, चचेरा भाई सबने छोड़ दिया, तो किसी गरीब पासवान के बेटा को लड़ाते समस्तीपुर से वो, ठीक है, वो अरुण भारती के बदले, बहनोई के बदले में किसी गरीब पासवान के बेटा, उन्हीं की पार्टी में संजय पासवान है, उनके प्रधान महासचिव हैं, उनको लड़ाते चुनाव, तो मैं समझता कि वो पासवान के नेता है। लेकिन नहीं, लड़ाएंगे क्या? लालू प्रसाद के रास्ते पर है। हाँ, एक अवसर जरूर है चिराग पासवान के लिए। अवसर क्यों है? देखिए, बिहार में सत्ता का हस्तांतरण, पीढ़ीगत हस्तांतरण होने जा रहा है। ठीक है, नीतीश कुमार अब अंतिम पारी खेल रहे हैं, सुशील मोदी दुनिया से चले गए, रामविलास पासवान दुनिया से चले गए, एक लालू प्रसाद बचे हुए हैं, नीतीश बड़े भाई छोटे भाई। ठीक है, इस उम्र के इस पड़ाव में कब तक वो लोग साथ हैं कह नहीं सकते। बिहार का भावी नेतृत्व चिराग पासवान, तेजस्वी यादव एक तरफ स्थापित हो चुके हैं, दूसरे तरफ जगह खाली है। चिराग पासवान के लिए चुनौती है कि क्या चिराग पासवान तेजस्वी के मुकाबले अपने आप को खड़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिहार में इतना तय है कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी चिराग पासवान में भावी मुख्यमंत्री ढूंढ रही है, और कारण ये है कि वो परिवारवाद से हटकर ढूंढ रही है। कारण ये है कि जो जंगल राज वाला टर्म बिहार पर लगा उससे हटकर ढूंढ रही है। लेकिन अगर चिराग उसी राह पे बढ़ेंगे तो उनके लिए भी मुश्किल होगा। कुल मिलाकर चिराग हाजीपुर अभी जीत रहे हैं, ऐसी तस्वीर साफ है। जीतने में शक नहीं है चिराग पासवान को, जो वहां का समीकरण है उसका चिराग पासवान की जीत में कोई शक नहीं है। हाँ, रामविलास जी का रिकॉर्ड थोड़े टूटेगा। हाँ, बिल्कुल, एक रिकॉर्ड बनाया था रामविलास पासवान ने, सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। चलिए अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर बड़ा अजब गजब खेल हुआ है। यहाँ इस बार जो बीजेपी के मौजूदा सांसद थे वो पाला उन्होंने बदल लिया, वो कांग्रेस के कैंडिडेट बन गए, और जो पहले महागठबंधन के नेता थे वो इस बार बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको, मुजफ्फरपुर में क्या हो सकता है? देखिए, मुजफ्फरपुर को तो थोड़ा बहुत प्रभावित कर रहा है जो वहाँ का स्थानीय जातिगत समीकरण है। वो कैंडिडेट के स्तर पर कोई असर नहीं है। कैंडिडेट्स निकम्मे हो चुके हैं वहाँ के दोनों पक्षों से। कैंडिडेट्स के नाम पर मतदान नहीं हो रहा है वहाँ का मतदान है हाँ मोदी ना मोदी, हाँ लालू ना लालू। ठीक है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली में एक नई बात इस बार देखने को मिल रहा है। देखने को क्या मिल रहा है कि लालू माने राजद के या महागठबंधन के सबसे बड़े पैरोकार बनकर वहां के भूमिहार खड़े हैं। अच्छा। ठीक है,
ये बिल्कुल हाँ अलग हाँ चीज है। हाँ हाँ। चूंकि लालू प्रसाद ने इस बार एक भूमिहार मुन्ना शुक्ला को वैशाली से चुनाव लड़ा रहे हैं लालू प्रसाद, इसीलिए ऐसा दिख रहा है कि वहां पर बहुत ही स्थापित भूमिहार नेता लोग या भूमिहारों का जो नेतृत्व है, आम मतदाता किधर है मैं नहीं कह सकता, ठीक है, वो तो 90% जो संभावना है वो भाजपा एनडीए के साथ ही जाएंगे, लेकिन मैं 10% जो मैंने इस तरह की का माहौल क्रिएट करने वाले लोग हैं, ये लोग इस बार लालू प्रसाद के साथ हैं। तो वहां पर ठीक है, चुनाव मुन्ना शुक्ला तो वही मुन्ना शुक्ला है ना जिनके दो भाई की हत्या हुई थी जंगल राज के दौर में, छोटन शुक्ला भुटकुन शुक्ला, उन्हीं के भाई की शव यात्रा में जी कृष्णैया की हत्या हुई थी, जिसके आरोप में आनंद मोहन सिंह 20 साल जेल में बंद रहा, मुन्ना शुक्ला भी जेल में बंद रहे। अब देख लीजिए हेमंत शाही की भी हत्या कहाँ हुई थी, वैशाली में, किन लोगों के द्वारा हुई थी। देखिए राजनीति कितनी निर्मम चीज है, उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण वैशाली लोकसभा सीट है, और वैशाली का प्रभाव मुजफ्फरपुर में पड़ रहा है। अच्छा, ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में फाइनल क्या नतीजा देख रहे हैं आप? अगर जो एनडीए का वोट बैंक है, मैं बता रहा हूँ स्पष्ट रूप से, अगर एनडीए का वहां पर सवर्ण वोट में अगर कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ, कोई मतलब भीतरघात नहीं हुआ, तो आराम से बीजेपी के प्रत्याशी जीतेंगे, और अगर छेड़छाड़ होगी अगर, ठीक है, तो मतलब अभी संभावना मुजफ्फरपुर से फिलहाल बीजेपी के लिए जीत की संभावना दिख रही है। 20-19 का कह सकती है, 20 माने बीजेपी है, कैंडिडेट्स नहीं मायने रखता है वहां पर, दोनों कैंडिडेट्स के प्रति लोगों की धारणा अच्छी नहीं है, ठीक है। मोदी मैजिक अगर कहीं जिता दे बीजेपी को तो जिता दे, ठीक है, नहीं तो लोगों ने तो हराने का पूरा इंतजाम कर लिया है। हाँ हाँ, लोग भूल चुके हैं वहाँ हेमंत शाही, भुटकुन शुक्ला, छोटन शुक्ला सब भूल चुके हैं लोग। हाँ सर, आगे बढ़ते सीतामढ़ी की बात कर लेते हैं। सीतामढ़ी में क्या इस बार परिणाम हो सकता है, आपको क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट आ सकता है, ज्यादा संभावना किसकी जीत की है? देखिए सीतामढ़ी, देखिए ज्यादा संभावना जब आप बात करती है ना, तो मैं एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि पूरे बिहार में अगर कोई भी पॉलिटिकल पंडित हो, सटोरिया हो, सट्टा लगाने वाले लोग हो, मतलब जुआरी हो, राजनीतिक के जानकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो या आम आदमी हो, ज्यादा कौन जीतेगा इसमें कोई तो कोई शक ही नहीं है कि भाई एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ ना मोदी है। ठीक है, देखिए एक चीज समझिए पहले बिहार की राजनीति को, बिहार की राजनीति या देश भर में इस बार कहिए, लेकिन बिहार में कुछ ज्यादा है। क्या है कि बीजेपी चुनाव को लाना चाहती है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, बीजेपी लाना चाहती है चुनाव को कि पूरा हिंदू समाज एक ब्लॉक के रूप में वोट करे, ठीक है, लेकिन बीजेपी का मुकाबला ऐसे लोगों से है जो जाति के आधार पर हिंदू समाज को तोड़ना चाहती है, ठीक है। तो सीधा है बिहार का चुनाव, ऐसे लोग जो धार्मिक आधार पर लड़ना चाहते हैं एक तरफ, दूसरे तरफ जो जातिगत आधार पर लड़ना चाहते हैं। सर, विकास का आधार भी तो है ना कहीं ना कहीं। नहीं है सर, है कुछ तो वोटर है ही, कुछ तो महिला वोटर है, कुछ लाभार्थी वोटर है। अब सही बोली, जो कम पढ़ा लिखा है ना, जो अंगूठा छाप है, वो लोग को ज्यादा समझ में आता है राजनीति कि हमें हमारे लिए कौन काम कर रहा है, हमें उसको वोट हाँ, देना है। नहीं वो देख रहा है कि शौचालय कौन दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 लाख 2.5 लाख रुपया कौन दिया, ठीक है, अनाज कौन दे रहा है, वो देख रहा है कि जो जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान योजना में किसको मिला, वो देख रहा है कि 12 रुपया 20 रुपया में जो है मैंने जीवन बीमा कौन दिया, ठीक है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग है ना, जो पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे अधकचरे लोग, जिसको योजनाओं से उतना लाभ की कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर देखिए 3 तरह के वोटर जो नॉर्मली चर्चा में 2 तरह के होते हैं, एक होता है जाति आधार पर, एक होता है धर्म के आधार पर, लेकिन ये तीसरा लाभार्थी जरूर बना है बिहार में। लाभार्थी वोटर भी बड़ी तादाद में तैयार हो चुका है अब बिहार में, इसका असर भी दिख रहा है हर लोकसभा सीट पर। तो सीतामढ़ी में आपके हिसाब से आगे कौन चल रहा है, आगे कौन चल रहा है सर? इतना तो मैं तो बता ही दिया भाई, 40 सीट पर अगर किसी व्यक्ति को जुआ खेलना होगा, अच्छा, ठीक है, अगर बाजी लगाना होगा तो बाजी तो बीजेपी का नाम पर लगाया गया, बीजेपी जीत रही है। चलिए बीजेपी जीत रही है, सीतामढ़ी से बीजेपी जीत रही है, ये बाजी लगा सकते हैं लोग। करना होगा तो एनडीए के नाम पर ही लगाएगी। चलिए आगे बढ़ते, मधुबनी की बात कर लेते हैं। सर, मधुबनी में क्या आपको लग रहा है इस बार क्या समीकरण दिख रहा है? देखिए मधुबनी लालू प्रसाद का जो प्रयोगशाला है, उस सबसे ज्यादा अगर कहीं फ्लॉप करता है तो मधुबनी करता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मधुबनी ज्ञान की धरती है। इस बार फ्लॉप है कि नहीं है? इस बार भी है, ज्ञान की धरती है, ठीक है,
वहां के यादव जाति के लोग भी लगातार वो जो है वहां यादव के नाम पर वोट नहीं करते। अच्छा, ठीक है, ये एक्सेप्शन हाँ, है। वहां का यादव 100% हिंदू बन के वोट करता है। अच्छा, बस यही मतलब वहां का रिजल्ट है। फाइनल में है कि बिल्कुल। मधुबनी भी बीजेपी के हिस्से आ रही है। तो कुल मधुबनी में तो देखिए, मधुबनी मैं तो बताया, जब यादव भी हिंदू बन के वोट करते हैं तो मधुबनी में एक और चीज है, ठीक है, जो एक आध 2% बच गए हैं लोग, हर जाति में, चाहे वो सवर्ण में भी हो, माने सब हर जाति में वहां है मधुबनी में, ठीक है, जो कांग्रेसी हैं, ठीक है, जिनके दादा परदादा से लेकर आज तक कांग्रेस को वोट देते आ रहे हैं, ऐसे लोगों की भी संख्या है 2%। जी, ठीक है, तो वही है, वहां पर मधुबनी इस बार भी 2 लाख से ज्यादा का मार्जिन रहेगा, बीजेपी जीतेगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जो हमारे सर्वे में चीजें निकलकर सामने आई हैं, जो हमारे चर्चा में बातचीत में निकलकर सामने आई है, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आपको ये समीकरण, ये आंकड़े कितने सही गलत दिखते हैं, आप भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अपना एनालिसिस आप भी रख सकते हैं कि ये जो पांचों की पांचों लोकसभा सीटें आपके हिसाब से यहाँ कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। हमने कुल मिलाकर यहाँ बताया है कि बढ़त में यहाँ पूरी तरह से बीजेपी है। हाँ, यहाँ सारण लोकसभा फंसी हुई है क्योंकि यहाँ पर रोहिणी आचार्य मैदान में है, जो कि लालू यादव की बेटी है और उन्होंने अपनी बेटी के लिए काफी ज्यादा मशक्कत भी की है। कुल मिलाकर 5 चरण हो चुके हैं, अब छठे और सातवें की बारी है। छठे सातवें में भी क्या होगा जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।